नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। सर मेरे लाइफ में इतना इश्यूज है, आप क्या एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ा रहे हो? चुप रहे। नीट एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है, सारे के सारे पॉइंट्स याद रखना। वी आर ऑन आवर 10th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। अगर आप इस लेक्चर में अभी अभी आए हैं तो पहले जाइए पिछले 9 लेक्चर्स देख कर आइए बेटा, बिकॉज उसमें हमने सारे के सारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं बेटा। ओके, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, कुदरत को बचाते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। ओके, तो पहला एमसीक्यू से चालू करते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, ध्यान दें। ओके, सो द फर्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सर उज्ज्वला और योजना लड़की का नाम है? नहीं 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 नहीं, ये प्लान है बेटा, मजाक नहीं करने का, ध्यान दो। ये प्रधानमंत्री का प्लान है, जहां हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। दिस प्लान इज स्पीकिंग अबाउट क्लीन फ्यूल प्रोग्राम। क्लीन फ्यूल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के चलते, प्रधानमंत्री के चलते, योजना के चलते बहुत सारे लोगों को गैस कनेक्शंस प्रोवाइड किया गया था। क्योंकि कैसा है ना कि लोग, वुमेन है ना, चूल्हा का इस्तेमाल करते थे, तो उसके हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता था बेटा। अब इसमें ये बात याद रखना कि ये योजना, इसको कब अडॉप्ट किया गया था? सो दिस वाज ऑन 1 मई 2016। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसका डेट क्या है बेटा? 1 मई 2016। भूलेगा ना? भूलने का नहीं, मार खाएगा। ओके, अच्छा, मूविंग ऑन। उसके बाद आज हम मेन डिटेल में बात करेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का सबसे मुख्य कारण है मैन मेड। पानी खराब होता है किसके कारण? हम इंसानों के कारण। हम इंसान इस पानी को दूषित कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं बेटा। ओके, अच्छा, अब एक पोल्यूटेड वाटर में तुमको क्या क्या मिलेगा बेटा? पोल्यूटेड वाटर का अपीयरेंस कैसा होगा? तो सबसे पहली बात, पोल्यूटेड वाटर टर्बिड होगा, यानी एक साफ पानी कैसे क्लियर दिखता है बेटा? सो एक पोल्यूटेड वाटर यानी गंदा पानी कैसा तुमको धुंधला नजर आएगा, उसका रंग भी चेंज हो चुका होगा बेटा। सो इट इज अ टर्बिड। दूसरा, इट इज अ फाउल स्मेलिंग, यानी उसमें से बहुत गंदी बास आएगी बेटा। उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होंगे। पैथोजेंस का मीनिंग इज जर्म्स, यानी उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होंगे बेटा, यानी उसके अंदर बहुत सारे खराब सब्सटेंसेस भी होंगे। सो ये है प्रॉपर्टी पोल्यूटेड वाटर की। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखना बेटा कि किसी भी पानी में से सॉलिड्स आर relatively easier to separate। यानी अगर तुम पानी को साफ कर रहे हो तो पानी में जितने भी सॉलिड्स तैरते हैं या फ्लोट होते हैं, समझो उस पानी में प्लास्टिक की थैली ये सब तैर रही है, तो उसको निकालना बहुत आसान है। पर सोचो उस गटर के पानी में, उस गंदे पानी के अंदर जितने भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं, जैसे नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है, जितने भी टॉक्सिक मेटल आयॉन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। सो सॉलिड्स आर रिलेटिवली यानी कंपैरेटिवली, सॉलिड्स आर कंपैरेटिवली इजी टू सेपरेट। ओके, बट dissolved salts like nitrates, phosphates, nutrients, toxic substances, metal ions and organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन कंपाउंड्स बेटा। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफिकल्ट टू सेपरेट।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बेटा। डोमेस्टिक सीवेज is the most common source of water pollution. Domestic sewage is the most common source. It is the most common source of water pollution. यानी आधे से ज्यादा वाटर पोल्यूशन जो होता है, ओके, उसका कॉमन सोर्स, उसका मुख्य कारण क्या है, वो है डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक यानी घरेलू जिंदगी। घरेलू जिंदगी में इतना सारा कचरा बनता है, ठीक है, हमारा जो वॉशरूम का पाइप है उसमें से जो एक्सक्रीटा निकलता है, सब वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ओके, फिर इंडस्ट्रीज से तरह तरह का कचरा निकलता है। उसके साथ साथ कैसा है, पीपल पास स्टूल्स इन ओपन एरिया, ओके, खुले में लोग शौच करते हैं, तुम उसको जाके बोलते भैया ये गलत कर रहे हो, तो बोलता है देश आजाद है, हम कुछ भी कर सकता है, डेमोक्रेसी। तो एक गलत बात है ना बेटा, ऐसा करना नहीं चाहिए। देश आजाद है तो तुम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आजाद कर रहे हो, पानी में मिक्स हो जाते हैं, पानी खराब हो जाता है बेटा, पानी दूषित हो जाता है, ओके। हमारे देश की जितनी भी धार्मिक नदियां हैं, ओके, जितने भी रिलीजियस रिवर है जैसे गंगा, ओके, उसी के किनारे कैसे अस्थियों का विसर्जन होना, राइट, उधर ही सबका सब कचरा फेंकना, उधर ही डुबकी लगाना, मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेरे बॉडी में जाना, तेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में जाना, फिर हम लोग बोलने का ऑल इंडियंस आर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चलता है। इसका बैक्टीरिया मेरे बॉडी में, मेरा बैक्टीरिया उसके बॉडी में, नहीं चलता है बेटा, याद रखो, ये सब गलत आदतें हैं, ओके। इन नदियों का मान सम्मान किया करो, ओके, पानी की कदर किया करो, उसको खराब मत किया करो बेटा, ओके। सो डोमेस्टिक सीवेज इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन व्हिच वी आर सपोज्ड टू रिमेंबर। अब एक डोमेस्टिक सीवेज, सीवेज यानी गंदा पानी, गटर का पानी मान के चलो, ओके, उस गंदे पानी में अंदर तुमको क्या मिलेगा, उसके अंदर तुमको मिलेगा बेटा बायोडिग्रेडेबल, बेटा ध्यान दें, बहुत जरूरी बातें करेंगे, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। अब ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बन कंपाउंड्स बेटा, और बायोडिग्रेडेबल यानी वो कंपाउंड जिसको तोड़ा जा सकता है, जो सड़ सकता है, और जो कभी नहीं सड़ सकता है उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब एक गंदे पानी में कितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? So it can be estimated by calculating the BOD of water। अब बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आ गए हैं हम लोग, BOD ऑफ वाटर। BOD का फुल फॉर्म क्या है? BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तुम ना बेटा शुरुआत के सारे लेक्चर्स देखो, इस प्लेलिस्ट में जो शुरुआत के 7-8 लेक्चर्स है उसको देखो ध्यान से, इस बारे में मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब इस लेक्चर में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे बेटा, ओके। BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि एक पानी के अंदर, ओके, जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन की जो चाहत होती है ना उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके। नाउ दिस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, BOD is measured in terms of milligrams of oxygen per liter of water, milligrams of oxygen per liter of water। अब इसका ना डेफिनेशन समझ के लो बेटा, ओके। BOD होता क्या है? BOD is biochemical oxygen demand and that BOD indicates the amount of oxygen needed by microorganisms to break the biodegradable organic matter। सर इसका मीनिंग समझा नहीं मेरे को। हाँ मेरे को भी नहीं समझा था, जब पहली बार ऐसा फैंसी इंग्लिश में पढ़ा ना मेरे को भी लगा रहे मस्त इंग्लिश बोल रहे, और क्या है,
ओके, पर इसका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग देखो, इंग्लिश को हटाओ, ग्रामर जामर, सिंपल बेसिक समझ के लो बेटा। देखो कैसा कॉन्सेप्ट है ना ये, कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर यानी गंदे पानी में है ना कुछ तो ऐसा मटेरियल होता है जिसको तोड़ा जा सकता है, यानी उसको हम लोग पूरी तरह से निकाल सकते हैं, पर उसको तोड़ने का काम किसका है? उसको तोड़ने का काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको फोकट का नहीं तोड़ेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ने के बदले में पानी से ऑक्सीजन खर्चा कर लेंगे। ये कैसी बात हो गई मालूम है बेटा? समझो फॉर एग्जांपल, ओके लेट्स से तुम्हारी प्रॉपर्टी में, तुम्हारे घर में ना कुछ गंदगी हो गई है, कचरा जमा हो गया, ठीक है, और घर के आजू बाजू में भी बहुत सारा कचरा है। कचरा यानी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, यानी वो कचरा को निकाला जा सकता है। अब वो कचरे को निकालने के लिए अगर तू समझो कचरे वाली को बुलाता है, या कचरे वाले को बुलाता है, या किसी को भी बुलाता है, या तू खुद साफ करता है, राइट? तो अगर तू किसी को भी बुलाएगा ना वो कचरा उठाने के लिए, तो फोकट का तो साफ करके देगा नहीं बेटा, राइट? तो उस बात के पैसे लेगा। उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक गंदे पानी के अंदर जितना भी कचरा है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, उसको तोड़ सकते हैं, पर उसको तोड़ने के बदले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पानी का ऑक्सीजन खर्चा कर लेते हैं। फिर हम बोलते हैं उस पानी के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि पानी में जितना कचरा होगा उतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा उसको तोड़ने के लिए बेटा, और जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो पानी का सारा ऑक्सीजन खर्चा कर डालेगा। फिर उस पानी में ऑक्सीजन बचेगा क्या? नहीं। तो उस पानी में अगर कोई मछली है, कोई एक्वेटिक प्लांट है, एनिमल है, ओके राइट, उसको ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सारा ऑक्सीजन किधर गया? सारा ऑक्सीजन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खर्चा कर लिया बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिस पानी का जितना ज्यादा होता है ना, ओके, यानी उस पानी में ऑक्सीजन उतना कम बचा है, यानी डिमांड जितना ज्यादा रहेगा ना, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी उतना कम रहेगा। जैसे समझो इस कमरे में, अभी इस कमरे में समझो 2 जन, कौन 2 जन बेटा? मैं और तू, सिंपल सी बात है, ओके। तो इस कमरे में अभी जितना भी ऑक्सीजन है वो मैं और तू मस्त मजा मार सकता है, इस ऑक्सीजन को आराम से हम लोग है ना ले सकते हैं, अंदर एंजॉय कर सकते हैं। बट सोचो इस कमरे में अगर और 50 लोग आ गए तो अब उनको भी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो लोग भी वही ऑक्सीजन खर्चा करेंगे जो तेरे मेरे लिए था। अब पहले ये ऑक्सीजन सिर्फ 2 जन इस्तेमाल कर रहे थे, तू और मैं, अब ये ऑक्सीजन 50 जन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? इस कमरे की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, और अगर डिमांड बढ़ गई है तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी ना, तो तेरे को और मेरे को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जितना नॉर्मली मिल रहा था। ये समझा बेटा? ओके, अनदर सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, वड़ा पाव। अब एक वड़ा पाव 2 जन खाने वाले, कौन कौन? तू और मैं, मेरे को भी देने का आधा। हाँ, इतना सिखा रहे ना तेरे को बेटा, आधा वड़ा पाव तो बनता है, ओके राइट। अच्छा, अब मैं और तू खाने वाले तो हम लोग खुश है, क्यों? आधा आधा मिलेगा, मजा आएगा करके। अब वहां हमने दूर से देखा हमारे 10 दोस्त और आ रहे हैं, और वो आ गए यहाँ तक। अब यही वड़ा पाव सब में बढ़ जाएगा बेटा, राइट? यानी डिमांड बढ़ गई ना, तो अब जो सप्लाई था, जो अवेलेबिलिटी थी वो घट गई ना, यानी तुमको कम मिलेगा बेटा। इसलिए फटाफट खा जाने का, दोस्तों को नहीं देने का बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है देने का। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। Okay, fine. So that is biochemical oxygen demand. It indicates the amount of oxygen which is needed by microorganisms to break the biodegradable organic matter. Moving on. Next. अब एक पानी में BOD जितना ज्यादा होगा, if the BOD of water is high, that indicates उस water में there are intense microorganisms. यानी बहुत सारे जीव जंतु है, बहुत सारे उसके अंदर जर्म्स है, ओके, बहुत सारे बैक्टीरिया है। सो अगर किसी पानी का BOD ज्यादा है, यानी उस पानी के अंदर देयर आर इंटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 टॉपिक जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, उसका थोड़ा सा ब्रशअप करवा के एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनको सिखाऊंगा, ओके। 3 मेन टॉपिक, जिसमें से पहला मेन टॉपिक है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी पानी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि समझो नाइट्रोजन और फास्फोरस, ओके, अगर किसी पानी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, ओके, खास करके फास्फोरस है बेटा, ओके, तो इसके वजह से क्या होता है ना, इस पानी में बहुत सारे एल्गे ग्रो होने लगते हैं, ओके। एल्गे में भी कौन सा वाला? ब्लू ग्रीन एल्गे, ओके, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं बेटा। अब ये बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गे उसमें ग्रो होने लगेंगे।
अब उस पानी में इतने सारे अगर एल्गे ग्रो होने लग रहे हैं बेटा, ओके, तो उसके वजह से एल्गे को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहेगा बेटा, राइट। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज कि उस पानी का BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, राइट। उस पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, उसके वजह से एल्गे सारा ऑक्सीजन खर्चा कर डालेगा, फिर उस पानी में जितनी भी मछलियां हैं, जितने भी जानवर है, वो धीरे धीरे मरते ही जाएंगे बेटा, ओके। और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एल्गे ही उस पानी में नजर आएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। याद रखना बेटा, बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टेरर ऑफ बंगाल बेटा। अच्छा, अब ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अमेज़न फॉरेस्ट जानते हो ना बेटा, ओके। अमेज़न फॉरेस्ट का एक छोटा सा है ना प्लांट है जिसका नाम है वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ, इस प्लांट का दूसरा नाम है एकॉर्निया क्रैसिप्स। एकॉर्निया क्रैसिप्स, ओके। अमेज़न फॉरेस्ट का है ना ये छोटा सा एक्वेटिक प्लांट है बेटा, इसको हम लोग ने हमारे बंगाल में ग्रो किया, ओके, राइट। ये सोचा कि बाहर देश विदेश का है ना ये छोटा सा पौधा है, चलो इसको बोल देते हैं अतिथि देवो भव, आ जाओ तुम हमारे देश में। इसको क्यों हमने वेलकम किया, क्योंकि ये प्लांट पे है ना, ओके, इसका पानी के ऊपर मस्त पर्पल कलर का अपीयरेंस दिखता है बेटा, ओके। इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं तो अपीयरेंस बहुत अच्छा दिखता है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है पानी के ऊपर। तो हमने इसको न्योता दे दिया, बोला कि आओ भाई तुम, बंगाल में हम लोग इसको उगाने लगे। फिर हुआ ये कि ये प्लांट ना बहुत ही ज्यादा इन्वेसिव निकला, ओके, बहुत ही ज्यादा नॉटी निकला, बहुत ही ज्यादा शरारती निकला। यानी इसको हमने उंगली दिया, इसने हाथ पकड़ लिया। मुहावरा समझते हो ना, देसी है ना तू, समझते जा। इंग्लिश ज्यादा बोलूंगा नहीं, इजी लैंग्वेज में बोलूंगा बेटा। इंग्लिश के हिसाब से दिस वाज एब्सोल्युटली इन्वेसिव प्लांट। इन्वेसिव प्लांट का मतलब ये होता है बेटा कि ये ना बहुत ज्यादा है ना फिर फैलने लगा, इतना ज्यादा फैलने लगा ना कि हमारे जो देसी प्लांट्स थे ना उनको भी ग्रो होने के लिए जगह, उनको भी ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स, उनको भी ग्रो होने के लिए वाटर, उनको भी ग्रो होने के लिए सनलाइट जो चाहिए था ना, वो सबका सब नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि सबका सब ये प्लांट खर्चा कर ले रहा था। ये तो वही बात हो गई ना, उंगली दिया हाथ पकड़ लिया। याद रखना, हमारे भारत देश के साथ यही हुआ था ना। इतिहास जानते हो ना बेटा तुम, गोरा लोग आया था, ओके, बोला कि भाई हमको धंधा करना है, बिजनेस करना है। हमने बोला ठीक है अपनी कंपनी खोल लो। फिर तो उन्होंने पूरा देश खोल के रख दिया, राज कर लिया हम पे। गलत बात है बेटा, तो ये याद रखा करो, अतिथि देवो भव, नो, भव भव भव, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज द टेरर ऑफ बंगाल, जहां पर वाटर हायसिंथ जिसका नाम है एकॉर्निया क्रैसिप्स, इसने बंगाल में टेरर मचा रखा था, आतंक मचा रखा था, समझे। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक कहलाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है एजिंग ऑफ लेक। एजिंग यानी बुढ़ापा, उम्र हो जाना। अब हर प्राणी, हर ऑर्गेनिज्म की उम्र हो जाती है, बराबर है बेटा। पर कभी सोचे हो कि लेक की भी, तालाब की भी उम्र हो जाती है? सर ये क्या बात कर रहे हो? अरे सुन, ये ना एक कंपैरेटिव वर्ड टाइटल दे रखा है, तालाब की उम्र हो जाना। इसका मतलब क्या होता है कि एक तालाब अपने अंदर बहुत सारे जीव जंतु को सपोर्ट करता है। उस तालाब के अंदर बहुत ऑक्सीजन है, तो तरह तरह के एक्वेटिक प्लांट्स है, मछलियां हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है, ये लोग सब खुश है उस तालाब। सो ये तालाब जवान है, जवान है यानी ये सबको सपोर्ट कर रहा है। फिर क्या होता है ना, इस तालाब के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ने की वजह से एल्गल ब्लूम होता है बेटा, ओके। एल्गल ब्लूम होने की वजह से तरह तरह के एल्गे, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तालाब के अंदर तेजी से बढ़ने लगते हैं।
और ये अगर इस तालाब के अंदर बढ़ने लगेंगे तो ये तालाब के अंदर के सारे ऑक्सीजन को खत्म कर देंगे, यानी उस लेक का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। अब उस तालाब के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है खत्म हो गया, तो जितनी भी मछलियां हैं और प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, फिर उनका डेथ होने लगेगा। तब हम ये बोलेंगे कि द लेक हैज चोक्ड टू डेथ। चोकिंग किसको बोलते हैं? तुम किसी का गला दबा देते हो ना, तो क्या उसको तकलीफ क्या होती है? वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है बेटा। उसी तरह से इस तालाब के अंदर जितनी भी मछलियां हैं वो उनका चोकिंग हो गया, उनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन तरह तरह के जर्म्स, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तरह तरह का एल्गे खर्चा कर डालेगा बेटा। तब हम बोलेंगे उस तालाब की उम्र हो गई है। अब एजिंग ऑफ लेक है ना, दो तरीके से होता है बेटा। एक कुदरती तौर पे होता है जिसको हम लोग नेचुरल यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, और नेचुरल यूट्रोफिकेशन होने के लिए इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों साल लग जाते हैं बेटा। ओके, और यही प्रोसेस इंसान की वजह से बड़ा तेजी से होता है। ये प्रोसेस ह्यूमन कल्चर की वजह से भी होता है। ह्यूमन कल्चर यानी क्या? हम लोग कचरा लेता है, डाल देता है तालाब में बेटा, राइट? ओके, हम लोग प्लास्टिक लेके तालाब में डाल देता है, हम लोग वाटर पोल्यूशन ये सब करता है बेटा, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काट देते हैं। तो इंसान की गतिविधियों के हिसाब से, इंसान की एक्टिविटीज के हिसाब से ना, ह्यूमन कल्चर के हिसाब से ये प्रोसेस और तेजी से होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कल्चरल eutrophication. Cultural eutrophication is also called as accelerated eutrophication. एक्सेलरेटेड क्यों बोला? क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेटर, यानी गाड़ी को जब तेजी से भगाना है तो कोई ये धूम मचा ले, राइट? तो तुम क्या करते हो? एक्सेलरेट करते हो ना उसको। उसी तरह से इंसान के कल्चर के हिसाब से ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस बड़ा तेजी से होने लगता है बेटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। तो इतना याद रखना, एल्गल ब्लूम, टेरर ऑफ बंगाल, यूट्रोफिकेशन, तीन तगड़ा टॉपिक बेटा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अलग कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बायो अक्यूमुलेशन फॉलोड बाय बायो मैग्निफिकेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुना बेटा। सपोज फॉर एग्जाम्पल तू, ओके, यानी ह्यूमन, इंसान है ना तू, फॉर एग्जाम्पल सुनते जा। अब इंसान ना, लेट्स से इंसान चिकन को खाया, ये चिकन एक कीड़ा को खाया, और ये कीड़ा किसी ना किसी प्लांट को खाया। देखो कौन किसको खाया, ध्यान से सुन देखो। So the plant is eaten up by worm, the worm is eaten up by chicken, and the chicken is eaten up by human. अब कुदरत में जब हम लोग पोल्यूशन करते हैं ना, इतना प्रदूषण फैलाते हैं, ओके, तो कुछ कुछ हार्मफुल केमिकल्स कुदरत में रिलीज हो जाते हैं। अब समझो फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये प्लांट जिस मिट्टी में ग्रो हो रहा है, या तो इसके आजू बाजू में जो पानी है, उस पानी में ना बहुत ही खराब केमिकल, लेट्स से मर्क्यूरी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल बेटा। ओके, तो मर्क्यूरी खराब केमिकल जो है, जो इंसान के एक्टिविटीज की वजह से कुदरत में एक्सपोज हो गया बेटा, तो मर्क्यूरी प्लांट्स में जाएगा, फिर वो मर्क्यूरी प्लांट से वर्म्स में जाएगा बेटा, फिर वो वर्म्स से चिकन में जाएगा, और चिकन से वो ह्यूमन में आएगा। अब ये मर्क्यूरी जो प्लांट में जमा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन। अब होगा क्या कि ये प्लांट को वर्म खाएगा, अब वर्म सिर्फ ये प्लांट को नहीं खाएगा, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को खाएगा ना। सो वर्म के बॉडी में मर्क्यूरी प्लांट्स के कंपैरिजन में ज्यादा जमा होगा, समझ रहे हैं ना? अब इस वर्म को चिकन खाएगा, सो चिकन ऐसा अकेला एक कीड़ा थोड़ी खाएगा, ऐसे बहुत सारे कीड़ों को खाएगा ना। तो चिकन के बॉडी में ये मर्क्यूरी वर्म के मुकाबले और भी ज्यादा जमा होगा। सो प्लांट्स में लेटर से प्लस साइन, मर्क्यूरी इतना जमा होगा, वर्म्स में और ज्यादा जमा होगा। चिकन ऐसा बहुत सारा वर्म्स खाएगा तो उसके बॉडी में और जमा होगा, और ह्यूमन ऐसे बहुत सारे चिकन्स को खाएगा तो उसके बॉडी में मर्क्यूरी की तादाद और ज्यादा होगी।
यानी बढ़ते ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से, बढ़ते फीडिंग लेवल के हिसाब से ये खराब केमिकल अब मैग्नीफाई होते जा रहा है। इसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। यानी बच्चों कैसे होता है ना, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारे कुदरत में, ओके राइट, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, खराब होते हैं, और ये केमिकल अगर हमारे शरीर में पहुंच जाए ना तो ये ना ही मेटाबोलाइज होते हैं, यानी ना ही खर्चा होते हैं, ना ही एक्सक्रीट होते हैं, यानी ना ही बाहर निकलते हैं हमारे शरीर से, इनफैक्ट हमारे शरीर में जमा होते जाते हैं। और ये खराब केमिकल अगर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जमा होता है तो उसको हम लोग बायो अक्यूमुलेशन बोलते हैं, और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाता है तो उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तुम जाओ मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखो, मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ना एक क्लासिक एग्जांपल सिखाया है, जहां पर कैसा है ना, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड फिश ईटिंग बर्ड्स में डीडीटी नाम का पॉइजन बढ़ते जाता है। जिस तरह से मर्क्यूरी एक एग्जांपल है ना, वैसे ही बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का दूसरा एग्जांपल है डीडीटी। डीडीटी क्या है? ये एक पेस्टिसाइड है, कीटनाशक, कीड़ों कीटाणु को मारता है, जो हम लोग पेड़ पौधों पे छिड़कते हैं ताकि कीड़े मर जावे बेटा, ओके। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। याद रख ले, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब ये डीडीटी मर्क्यूरी की तरह ही बढ़ते ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से ज्यादा जमा होते जाता है। बच्चों और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुमको सिखा देता हूं, बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डाइक्लोफिनैक इन बर्ड्स। डाइक्लोफिनैक ना एक बहुत ही कॉमन दवाई है जिसको हम लोग पेन किलर बोलते हैं, और तुमको मालूम है इसके हिसाब से ना चिड़ियाएं जो है ना वो कम होती जा रही हैं। चिड़ियाओं में भी क्लासिक एग्जांपल इज वल्चर्स। ये वल्चर जो होता है ना, गिद्ध, सोचो हमारे भारत देश में एक टाइम था जब हमारे पास 80 मिलियन वल्चर्स थे, 80 मिलियन गिद्ध थे, और अभी कितने गिद्ध बचे हमारे पास मालूम है? मुश्किल से थाउजेंड्स। 80 मिलियंस से इनकी तादाद हो गई जस्ट थाउजेंड्स, सो दे आर प्रेजेंट इन थाउजेंड्स राइट नाउ। कुछ 3000, 4000, 5000 के आसपास मिलते हैं। अब इनकी तादाद इतनी कम कैसे हो गई? अब उसके पीछे भी देखो क्या लॉजिक है। अब डाइक्लोफिनैक ना एक पेन किलर दवाई है बेटा, ओके, बहुत कॉमन है हम इंसानों में। तुमको कभी भी दर्द होता है ना, तुम यू गो टू योर डॉक्टर, आई प्रिस्क्राइब टू माय पेशेंट्स, ओके, एंड इट इज एब्सोल्युटली कॉमनली यूज्ड पेन किलर। हर तरह के दर्द में डाइक्लोफिनैक नाम का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। ये पेन किलर दवाई है बेटा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है मालूम है? ये दवाई बैन कर दी गई, इंसानों के लिए बैन नहीं की गई है, पर जानवरों के लिए बैन कर दी गई है। अब जानवरों में देखो कैसा होता है मालूम है? अब समझो किसी भी जानवर को अगर कोई चोट आ गई, उसको शरीर में सूजन है, ओके राइट, उसके हिसाब से उसको दर्द हो रहा है, तो ये डाइक्लोफिनैक के ना इंजेक्शंस वगैरह ये सब जानवरों को दिए जाते हैं। अब अगर हर जानवर को समझो डाइक्लोफिनैक का इंजेक्शन दिया है, समझो किसी डॉग को दिया है या किसी कैट को दिया है, या फिर समझो अगर एक नेशनल पार्क है उधर जो जेब्रा है उसको दिया है, या फिर एक डियर है उसको दिया है, फिर कभी ना कभी वो डियर या जेब्रा समझो मर जाता है। अब उसके बॉडी में थोड़ा सा डाइक्लोफिनैक अभी भी है, ओके, फिर उसको जब गिद्ध खाएगा ना, राइट, सो गिद्ध के बॉडी में जिस तरह से यहाँ हम लोग देख रहे थे बढ़ते ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से डाइक्लोफिनैक धीरे धीरे जमा होते जाएगा, और वो डाइक्लोफिनैक उनको नुकसान पहुंचाता है बेटा, ओके। इसलिए एक और बात ये याद रखो, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट कभी भी कोई भी दवाई या टैबलेट होगी ना, उसको यूं ही बाहर फेंक मत दिया करो, उसकी वजह से बहुत एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं बेटा। क्योंकि वो दवाई या टैबलेट अगर कोई जानवर खा जाए, फिर वो जानवर को कोई और जानवर खाए, फिर वो जानवर को कोई और जानवर अगर खाएगा ना, तो बढ़ते ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से उनके शरीर में बायो मैग्निफिकेशन होगा, और आने वाले समय में फिर उस जानवर की जो पीढ़ी है, उसकी जो प्रजाति है, वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी बेटा। सो इस बात को समझा करो, बी मैच्योर, बी बायोलॉजिकल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज द बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डाइक्लोफिनैक व्हिच इज कॉमनली सीन इन बर्ड्स, ओके। बच्चों अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुमको नेक्स्ट पार्ट सिखा दूं। लिए? ओके, अब ना मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूं बेटा। अभी और एक दो छोटा सा सेक्शन करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप दिस लेक्चर। तू सोना मत बेटा, जो सोएगा
वो खोएगा। ऑलराइट, अब ना बेटा हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल यानी टेम्परेचर, थर्मल पावर प्लांट। सर प्लांट यानी पौधा, पौधा नहीं, यहाँ पर प्लांट का मतलब होता है फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखाने। ओके, थर्मल पावर प्लांट बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर है ना कोयले की मदद से ओके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। सो थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब थर्मल पावर प्लांट ये सब है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, आई विल राइट डाउन नेक्स्ट ऑल्सो बेटा। थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये दोनों तरह की फैक्ट्रियों में अल्टीमेटली होता क्या है कि ये दोनों तरह की फैक्ट्री में पानी की मदद से ओके कूलिंग की जाती है बेटा। पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को ठंडा बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पर ये जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है ना ओके राइट, पूरा माहौल ठंडा हो जाने के बाद फिर ये जो वेस्ट वाटर जो निकलता है ना उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। सो ये दोनों भी पावर प्लांट में the water which comes out, this water has high temperature. Because ये दोनों भी पावर प्लांट में किसका काम हो रहा था बेटा? कूलिंग का काम हो रहा था। अब ये हाई टेम्परेचर वाला जो पानी है ना ओके राइट, ये जब जाके बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज होता है और बाकी के पानी के साथ मिक्स हो जाता है, और प्लस इसके अंदर अगर केमिकल्स भी रहे तो उसके हिसाब से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जान को खतरा हो जाता है बेटा। तो ये याद रखना, दैट्स द एग्जांपल फॉर थर्मल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके चलो मूविंग ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इकोसैन टॉयलेट्स। टॉयलेट 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 एकदम ही बड़ा मुद्दा है हमारे देश का ही नहीं सभी देशों का। ओके, जब लोग खुले में शौच करते हैं यानी खुले में स्टूल पास करते हैं, ओपन एरिया में पॉटी करते हैं, जहां जगह मिला नहीं लोग बैठ जाते हैं खो खो खेलने के लिए, गलत बात है बेटा। ओके, खुले में ऐसा किसी तरह का स्टंट नहीं मारना चाहिए। अब इसमें कैसा है ना कि अगर आप खुले में शौच करते हो, अगर आप खुले में स्टूल पास करते हो या फिर खुले में आप पॉटी करते हो ना, तो वो कभी ना कभी रेन वाटर या सरफेस वाटर के साथ मिक्स होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई फ्लाई या मॉस्किटो बैठेगी और वो फ्लाई और मॉस्किटो जाके किसी ना किसी पानी के ऊपर बैठने वाली बेटा। तो इस हिसाब से हमारा पानी खराब हो जाता है बेटा, उसके हिसाब से वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। सो ये लोगों का जो प्रॉब्लम है ना शौच करना, ओके स्टूल पास करना, राइट, इस प्रॉब्लम को और वाटर पोल्यूशन ये प्रॉब्लम को, ये दोनों प्रॉब्लम को एक तरीके से हैंडल कर लेते हैं जहां दो तरफा फायदा होगा हमारा, और उसका जवाब है इकोसैन टॉयलेट्स। कमाल का दिस इज ड्राई टॉयलेट्स बेटा। अब आजकल है ना इकोलॉजिस्ट और तरह तरह के साइंटिस्ट लोग ने ये दिमाग लगाया है, ये इकोसैन टॉयलेट पे क्या किया जाता है ना कि इंसान को जाना होता है और उसको है ना सारा एक्सक्रीटा, सारा का सारा स्टूल पास करना होता है, और ये सारा का सारा इनका जो गंदगी है ना स्टूल है ओके वो एक लंबे से चैनल में जाके जमा होता है, और ये जमा होते रहता है होते रहता है होते रहता है। फिर समय के साथ साथ जब ये पूरा पिट यानी ये जो पूरा खड्डा है जब ये स्टूल्स से ओके जब ये पूरा का पूरा पॉटी से भर जाता है ना बेटा, तब इसको ढक दिया जाता है, इसको ढक दिया जाता है, और लगभग 6 से 7 महीने के बाद 6 से 7 महीने के बाद इससे हमको जो मिट्टी मिलती है ना उसको हम बोलते हैं मैन्योर, यानी वो मिट्टी फिर खेती बाड़ी करने के काम आते हैं। सोचो एक इंसान के एक्सक्रीटा में ओके, एक्सक्रीटा यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी उसके स्टूल्स में, उसके स्टूल्स में से भी जो न्यूट्रिएंट्स है हम लोग उसका भी अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दूसरी बात, ये इकोसैन टॉयलेट से बंद कर दिए जाते हैं, यानी ये कुदरत के कांटेक्ट में आते नहीं, तो ये ज्यादा बीमारी नहीं फैला सकते, ये पानी को प्रदूषित भी नहीं कर सकते बेटा, वाटर पोल्यूट भी नहीं कर सकते। ओके अच्छा, तीसरी जरूरी बात ये है कि ये ना खेती बाड़ी के काम आ जाते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो अल्टीमेटली मैन्योर खाद मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। कंपोस्टिंग नाम का प्रोसेस है जहां ये सारे के सारे गंदगी के साथ साथ थोड़ा अर्थवर्म, थोड़ा पानी, ये सब रहेगा ना तो पूरा का पूरा अच्छा मिट्टी तैयार होता है जिसको हम ह्यूमस बोल सकते हैं बेटा। ओके राइट। अच्छा, अब इस तरह का इकोसैन टॉयलेट कहां कहां पर फॉलो किया जाता है? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स में, मेरे पिछले कई लेक्चर्स में मैंने ये सिखाया है,
जहां तुम जाके अगर ध्यान से देखोगे ना बेटा, इकोसैन टॉयलेट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमको सिखाता है कि दिस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन केरला एंड श्रीलंका। अब एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखो बेटा कि ये गुजरात और तमिलनाडु में भी प्रैक्टिस किया जाता है। समझ रहे हैं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। लेट्स गो टू अनदर कॉन्सेप्ट। ओके, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस एक नया तरीका है गुजरात का पीने का। ओके, उम्र हो गया ना, ध्यान देना पड़ता है। तू भी ध्यान देने का बोल लेगा ना, मेरे को बोलता भी नहीं तो क्या। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द नेक्स्ट टेक्निक। एक नया मेथड है जिसके वजह से पानी का जो प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी को लेके जो मारा मारी है वो वाला प्रॉब्लम बेटा, और दूसरा पानी के अंदर जो गंदगी है, ओके, ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो रिवर्स ऑस्मोसिस solves two problems. Number one, water scarcity problem, and number two, waste, that is sewage water. पानी में जो गंदगी है, जो कचरा है, उसके डिस्पोजल का भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाया जा सकता है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखो, तिरुमला हिल्स पहाड़ी एरिया है, आंध्र प्रदेश का, बहुत फेमस है, अरे धार्मिक स्थल है, बालाजी, तिरुपति बालाजी। ओके राइट, वहां है ना 7 पहाड़ है। मैं गया नहीं हूं कभी, ओके, बट ये सुना सुनाया है और बहुत फेमस है बेटा। ओके राइट, अगर कभी मौका मिला तो नीट क्रैक कर लेगा ना, तो हम साथ में चलेंगे बेटा। ओके, तिरुमला हिल्स जो है ना, वहां पर 7 पहाड़ है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस धार्मिक स्थल है। अब यहां पर बच्चों मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स आते हैं। यानी बहुत सारे भक्तजन लोग आते हैं बेटा। ओके राइट, अब ये लोग जब श्रद्धा से, आस्था के साथ आते हैं यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर कैसा है कि पानी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए इस एरिया में हर बिल्डिंग जो है, हर बिल्डिंग के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्निक है। तुम अगर कोई भी प्यूरिफायर भी देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, एक्वागार्ड एंड ऑल दोस राइट, उसके अंदर बोलता है आरओ सिस्टम है, इसमें आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये प्यूरिफायर भी पानी को कैसे साफ करता है रिवर्स ऑस्मोसिस के माध्यम से, लेट्स सी दिस। ये लास्ट पार्ट रहेगा बेटा, इसको ध्यान से देख लो और समझ लो। ये एक्वागार्ड में ना आरओ और यूवी, अगर तुम सुनोगे ना ध्यान से, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट हो जाता है बेटा। अब अल्ट्रा वायलेट क्या है? रेडिएशन है, यानी रेडिएशन यानी पेनिट्रेटिव रेज है। सो उसके मदद से क्या है ना, जितने भी जीव जंतु है, बैक्टीरिया वगैरह, वो सबको है ना वो मार देता है बेटा। पर रिवर्स ऑस्मोसिस पानी में से कचरा कैसे निकालता है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने सबसे बेसिक सा पॉइंट पहले कैच करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में अल्टीमेटली क्या होता है ना बेटा, द वाटर मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन to area of lower concentration, and this movement of water occurs through, ये जो येलो वाला मेम्ब्रेन है ना, जो पतली सी परत बना रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात सुना बेटा ध्यान से। तो समझो फॉर एग्जांपल बेटा, ये एक चेंबर है, ओके, और ये दूसरा चेंबर है। अब इसमें ना पानी ज्यादा है बेटा, वाटर ज्यादा है, और इसके अंदर जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है ना, जिसको हम सोल्यूट्स बोलते हैं, सोल्यूट्स कम है बेटा, ओके। और इसमें उल्टा है, इसमें ना वाटर कम है और इसके अंदर सोल्यूट्स ज्यादा है। तो खाली तू पानी पे देख, जहां यहां हम लोग लिख रहे हैं ना हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बेटा। तो अब तुम देखो ना, यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम है, और समझो ये बीच में ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब बताओ पानी कहां से कहां जाएगा? ये पानी इसके पास जाएगा कि ये पानी इसके पास आएगा? सो इट विल गो फ्रॉम हायर टू लोअर ना, तो पानी का डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। अब अपना टेक्निक है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस अगर मैं एकदम सिंपल स्टाइल में तुमको बोलूं बेटा, तो उसका वर्किंग कुछ इस तरह होगा। मान के चलते हैं बेटा कि ये एक ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब मान लेते हैं, मान लो ना, है ना, भाव मत खाओ बेटा, ओके, राइट। अच्छा, और बीच में आप बना लेते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट को आर पार आने जाने देती है, यानी सिर्फ पानी को आर पार आने जाने देती है, कचरा को आर पार आने जाने नहीं देती। अब तुम सोचो, इस तरफ जो पानी है, ओके, अब इस पानी में कचरा बहुत है, समझो ये सब कचरा है बेटा, ये मिट्टी है, समझो ये डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस है, ये सब कचरा है इसके अंदर। तो ये पानी कैसा हुआ बेटा? ये हुआ वेस्ट वाटर, ओके। और इस तरह समझो साफ पानी है, सिर्फ पानी है, ओके। अब इस एग्जांपल के हिसाब से चलते हैं बेटा, ओके। यहां का अगर मैं पानी देखूं ना, तो यहां के पानी में सोल्यूट ज्यादा है, कचरा ज्यादा है ना, और पानी उसके मुकाबले कम है। और यहां अगर देखोगे तो इस वाले ट्यूब के इतने हिस्से में पानी ज्यादा है और कचरा, यानी उसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स जो है वो कम है बेटा, ओके। अच्छा, अब हमारे ऑस्मोसिस के डेफिनेशन के हिसाब से पानी जाना चाहिए फ्रॉम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी ऑस्मोसिस के हिसाब से हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी पानी ऐसा जाना चाहिए ना, यानी इधर जो पानी है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए इधर जाना चाहिए बेटा, बट ऐसा नहीं होता है। हम पढ़ रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है ना, ऑस्मोसिस का रिवर्स यानी डायरेक्शन उल्टा ले, यानी पानी ऐसा जाएगा। सर पानी ऐसा कैसा ट्रैवल करेगा बेटा? सुन, सबसे पहली बात, डायरेक्शन कैसे जा रहा है? उल्टा, इसको हम बोल रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सर ये जाएगा ऐसा कैसा, क्यों? अरे बेटा क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट है कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मारते हैं, और वो प्रेशर ना ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है बेटा। तो जब हम लोग यहाँ से ऐसा प्रेशर मारते हैं ना, तो इसमें से जितना भी पानी है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ पानी को इस तरफ आने देगा, तो सब का सब पानी इस तरफ आता है, तो कचरा इस तरफ रह जाता है बेटा। तो यहाँ क्या है ना, ऑस्मोसिस के डायरेक्शन के विरुद्ध है, रिवर्स है ना, इसलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और यही पूरा मैकेनिज्म ना एक्वागार्ड के अंदर रहता है। इसके मदद से है ना, जो भी समझो तुमको है ना, मतलब लेट से म्युनिसिपैलिटी से कचरा वाला पानी आ रहा है, राइट, तो उसके अंदर सारा का सारा कचरा डिसॉल्व है, तो उसके अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है
और ये क्या है, ये सब सॉकेट से कनेक्टेड रहता है, ओके, यानी इलेक्ट्रिसिटी ये सब से कनेक्टेड रहता है बेटा। तो वो क्या करता है ना कि प्रेशर पुश करता है, जिसकी वजह से साफ पानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर आ जाता है, और वो पानी फिर है ना नल से निकल के बाहर आता है जो हम पीते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं पानी है ना एकदम शुद्ध है, पवित्र है, इसमें आरओ टेक्नोलॉजी है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ गया ना तू? अब अगली बार कोई पूछेगा तो उसको बता देना, और बताना कौन सिखाया तुझे, अवस्थी सर। फिर बोला शाबाश। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक छोटा सा पार्ट रह गया है, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्निक है, इससे ना कैसा है कि पानी का स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और कैसा ना पानी के अंदर का कचरा भी निकल आता है। तिरुमला हिल्स जो है, जहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं, बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं, वहां पे एवरी बिल्डिंग हैज आरओ, एवरी बिल्डिंग हैज रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, अपने मुंबई में भी बेटा, अपना मुंबई यानी मैं मुंबई से हूँ, ये याद रखो। ओके, अब मुंबई में भी ना बेटा रिसाइकलिंग हम लोग फॉलो करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, यानी गंदे पानी में से उसको वापस से प्यूरिफाई करके अच्छा पानी लोगों को वापस सप्लाई किया जाता है बेटा। सो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर इज प्रैक्टिस्ड इन मुंबई। अच्छा, another point that you are supposed to remember is rain water harvesting is also important. और जितने भी नए कंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंग बन रहे हैं ना, उसके टेरेस पे कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाता ही है बिल्डर। उसको कहा ही जाता है कि तुम्हारा इंजीनियरिंग इसी स्टाइल का होना चाहिए कि तुम उसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेट करो, यानी बारिश का जो पानी है ना उसको है ना बर्बाद मत होने दो, उसको बचा के रखो, फिर वही पानी है ना बिल्डिंग को सप्लाई किया जाएगा। ओके, सो उसके साथ साथ प्यूरिफायर, उसके साथ साथ पूरा सेटअप रेडी किया जाता है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज नाउअडेज सीन in new construction buildings. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट, दैट इज हॉस्पिटल वेस्ट। अच्छा, एक बात गौर किया कि देखो कचरे के मामले में ना सोसाइटी के, समाज के सारे सेक्टर है ना बहुत दुर्लक्ष करते हैं। ओके, यानी बहुत ही नेग्लिजेंट है, कोई भी कचरा इधर उधर फेंकता है। ओके, केला खाया तूने, छिलका बाहर फेंक दिया, राइट, वो अंकल उड़ा उधर, गलत बात है ना बेटा। ओके राइट, घर में जिस तरह का भी कचरा सीधा खिड़की के बाहर फेंक देता है, ये गलत बात है। तो इंडस्ट्रीज ये सब होती है, वो अपना कचरा बाहर फेंक देते हैं, बोलते हैं मेरा घर साफ रहे, मेरा इंडस्ट्री साफ रहे और पर्यावरण जाने दो। पर हॉस्पिटल अगर तुम देखोगे ना, हॉस्पिटल लाइन में, ओके, आई मस्ट टेल यू, वी डॉक्टर्स वी फॉलो वेस्ट मैनेजमेंट वेरी स्ट्रिक्टली। हॉस्पिटल में ना तुम्हारा होमवर्क है, कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाओगे, भगवान ना करे तुझे कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, पर ऐसे विजिट करने कभी जाओगे ना हॉस्पिटल में, राइट, या तो किसी दिन ऐसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू विजिट करने चले जाना, और हॉस्पिटल में ना सारे डस्टबिन का है ना कलर देखना, वहां पे ना डस्टबिन का है ना कलर कोडिंग होता है बेटा। कलर कोडिंग होता है डस्टबिन का। देखो हॉस्पिटल के मामले में ना हम लोग कचरा इधर उधर नहीं फेंक सकते, बाकी किसी इंडस्ट्रीज, बाकी किसी प्रोफेशन की तरह। नो, वी आर डॉक्टर्स, वी आर बायो पीपल, बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल। तमीज होना चाहिए बेटा, डिसिप्लिन, कायदा कानून एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए बेटा। सो यहाँ कैसा ना कि समझो अगर हॉस्पिटल भी कचरा इधर उधर फेंकने लगे, तो एक पेशेंट को इंजरी हुआ है, उसका मैं जख्म साफ कर रहा हूँ कॉटन से, अब यही कॉटन खिड़की के बाहर फेंक दिया, अब उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया कॉटन पे है, कॉटन से हो जाएगा, बाकी के लोगों को लगेगा, उधर छोटा बच्चा अगर खेल रहा है, छोटा बच्चा कापूस उठा लिया तो बैक्टीरिया उसको लग जाएगा ना बेटा। फिर हम ये तो नहीं बोल सकते ना ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नहीं नहीं, तेरा बैक्टीरिया मुझे चलेगा, मेरा बैक्टीरिया तुझे चलेगा, नहीं चलेगा, राइट। पेशेंट को इंजेक्शन लगाया और नीडल बाहर फेंक दिया, फिर वो नीडल पे कोई और पैर दे देता है, फिर वो नीडल उसको लग जाती है। अब ये पेशेंट को समझो HIV एड्स है या फिर कोई और घातक बीमारी बेटा, तो बीमारी फैलेगी ना, तो हम कचरा इधर उधर नहीं फेंक सकते। आए दिन इतने ऑपरेशंस होते हैं, इतने सर्जरी होते हैं, ओके, समझो ऑपरेशन में किसी का हाथ है या फिर समझो किसी का पैर है जो सड़ गया है, वो निकाल दिया, अब ये हाथ पैर ये सब किधर जाता है, ये वेस्ट किधर कैसे क्या मैनेज होता है, अपने को तो पता भी नहीं चलता है।
अब तुम ये बात नोटिस करना कि किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या क्लिनिक में जाओगे ना, तो वहां पे जो डस्टबिन होते हैं ना वो अलग अलग कलर के होते हैं। ओके, ऐसा रेड कलर का, येलो कलर का डस्टबिन, तेरे को व्हाइट कलर का डस्टबिन दिखेगा। और जाके नोटिस करना कि हर कलर के डस्टबिन में अलग किस्म का कचरा होता है। जैसे अगर पेपर वगैरह ये सब है तो अलग डस्टबिन में डाल दिया जाता है, ग्लव्स है, कॉटन है, वो अलग डस्टबिन में जाएगा, सुई है, नीडल वगैरह ये सब है, वो अलग डस्टबिन में जाएगा। इससे क्या होता है ना, वेस्ट सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन यानी वेस्ट सेपरेशन होता है बेटा, राइट। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, और कचरे को सेपरेट करना बहुत जरूरी है, ताकि मुझे पता चले ना। अगर समझो एक कलर के डस्टबिन में सिर्फ अगर पेपर डाला जाता है, राइट, तो उस डस्टबिन को हैंडल करने के टाइम मेरा जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, देखो एक बात याद रखो, हॉस्पिटल्स में मामाज, मौशीज, फिर ये जो झाड़ू वाली ये सब होती है ना, इनको कभी भी तुच्छ नजर से मत देखा करो। क्यों? क्योंकि ये देश को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। ये बहुत जरूरी है बेटा, ये कभी भी भूलना नहीं लाइफ में। ओके, तो ये क्या है ना कि अगर किसी कचरे के अंदर सिर्फ पेपर है तो उसका माइंड जानता है इसमें सिर्फ पेपर ही रहेगा। अब उसमें अचानक से अगर नीडल निकल आई तो तकलीफ होएगा ना बेटा, उसको चुभ जाएगा ना, वो हाथ डालेगा अंदर तो, राइट। ओके, फिर जब उसको पता है कि इसमें सबके सब कॉटन है, ओके राइट, इसमें तरह तरह के गंदगी है, ओके, ग्लव्स है, ये सब है, तो वो खुद भी ग्लव्स पहन के उसको हैंडल करेगा बेटा, और ध्यान से हैंडल करेगा। उसको पता चलेगा हाँ इस डब्बे में सिर्फ नीडल्स होती है, तो और ज्यादा जागरूक हो जाएगा। इसलिए हॉस्पिटल लाइन में वेस्ट को सेग्रीगेट करना और सेपरेट करना बहुत जरूरी है। ओके, तुम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हो व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ डस्टबिन व्हिच आर प्रेजेंट इन हॉस्पिटल, और कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है, समझे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ऑलराइट बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि तुमको इस लेक्चर से बहुत 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 सारा ज्ञान मिला है। ध्यान दिया है तो ज्ञान मिलेगा जरूर बेटा, ओके राइट। अगर तुमको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और ये लेक्चर्स से तुम्हारा फायदा हो रहा है, ये लेक्चर्स तुमको बेनिफिट कर रहे हैं, जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो यो यो बायो और फैलाओ यो यो बायो। लोगों को बोलो कि बायो बहुत ही जबरदस्त है और अवस्थी सर उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू बेटा।